रहीम 9288 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, 16 जनवरी को इस ईरान की जानिब से पाकिस्तानी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद दो बरादर इस्लामी ममालिक में सूरत हाल कशीदा हुई और इस कशीदा सूरत हाल के बाद पाकिस्तान ने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करते हुए अपने एम्बेसडर को ईरान से वापस बुलाया और ईरान के जो एम्बेसडर थे, जो कि उस वक्त ईरान में दौरे पर थे, उन्हें वापस ना आने की हिदायत की। लेकिन उसी के चंद घंटों के बाद पाकिस्तान ने अपना जो जवाब देने का हक था वो इस्तेमाल किया और मर्ग बर सरमाचार के नाम से जो है ये स्ट्राइक की ईरानी हुदूद में उन कैंप्स पर जो कि दहशतगर्दों के थे। इस सारी सूरत हाल के बाद आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की सरबराही वज़ीर आज़म निगरान अनवारुल्लाह काकड़ ने की और इसमें तीनों सर्विसेज चीफ शरीक थे और उसके अलावा इंटेलिजेंस के आला हुक्काम शरीक थे। इस सारी सूरत हाल पर निगरान जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी सिचुएशन को और सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसके साथ साथ वज़ारत दिफा के लोगों ने भी सारी सूरत हाल सामने रखी, जिसके बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वफाकी काबीना के इजलास में यह फैसला किया गया कि ईरान के साथ जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको बहाल किया जाए और जो भी सूरत हाल है उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके चला जाए। सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ होंगे सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हम, एक हमजहत शख्सियत हैं, और दूसरे सेगमेंट में डॉक्टर कमर चीमा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली और नजमुद्दीन शेख होंगे हमारे साथ। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मुशाहिद हुसैन सैयद के साथ करूँगा। मुशाहिद साहब, सबसे पहले आज का जो फैसला है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और वफाकी काबीना का, उसे आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा और खुशाइंद फैसला है और बरवक्त फैसला है, क्योंकि एक वाक़या हुआ, एक हिमाकत हुई जो हैरान कुन थी। हमारे ब्रादर हमसाया इस्लामी जमहूरिया ईरान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसका पाकिस्तान ने बरवक्त फोकस टारगेटेड जवाब भी दे दिया और जो टारगेट किया दहशतगर्दों को उसका ख़ात्मा भी हुआ। ईरान के कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, ना किसी जान और माल का। और चूँकि अब लगता है कि दोनों साइड्स को मालूम है और ख़ास तौर पे ईरान को समझ आ गई कि ये मामला उनके हाथ से बाहर निकल सकता है, तो अच्छी बात है कि क्योंकि हमारा बुनियादी तनाज़ा ईरान से नहीं है कि आज ये जो फ़ैसला, और अच्छा फ़ैसला किया है कि ताल्लुकात बहाल करें, क्योंकि दहशतगर्दी एक मुश्तरका ख़तरा है ईरान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, ख़त्ते के लिए भी। और इसको बाहमी गुफ्तगू नशीद के ज़रिए, बाहमी ताउन के ज़रिए इसको हम हल कर सकते हैं और जड़ से उखाड़ सकते हैं, जो हमारा मकसद होना चाहिए। तो ये अच्छी बात हुई है, क्योंकि अगर तनाज़ा बढ़ता तो कशीदगी बढ़ती और जो ईरान के मुखालिफ हैं या पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको मौका मिलता कि इसको एक्सप्लॉइट करते, तो वो मामला ख़त्म हो गया, रफ़ा दफ़ा हो गया। अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो उसको हम खोलें और आगे बढ़ें। मुशाहिद साहब, सबसे पहले जब ये सूरत हाल पैदा हुई 16 जनवरी को, जब ईरान की जानिब से पाकिस्तानी सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई, उसके बाद पाकिस्तान में दो तरह की थॉट्स थी। एक थॉट्स ये थी कि पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, एक थॉट ये थी कि जवाब देना चाहिए। आप चूँकि खित्ते की सूरत हाल को भी समझते हैं, दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात को भी समझते हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो अप्रोच थी, पहले सिफारती जो एहतजाज था सिफारतकार को वापस बुलाने का, वो ठीक था, और फिर उसके बाद जो जवाब देने का तरीका था, खासकर जो उसकी टैगलाइन थी मर्ग बर सरमाचार, वो आपकी ख्याल में दुरुस्त था? जी, मैं खुद भी हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो भी मामला हो उसको हल करने के लिए हम आगे बढ़ें और कोशिश करनी चाहिए कि मोहतात रवैया हो, रिस्ट्रेंट हो। लेकिन ये जो वाक़या हुआ तो मैं खुद बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि मैं ईरान जाता भी रहता हूँ, मैं जानता भी हूँ उनकी सियासत को, उनकी खारजा पॉलिसी को। तो मेरा ख्याल था कि शायद ईरान की हुकूमत को ख़ुद मालूम ना हो, क्योंकि ये लगता था कोई ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ईरान की जो डीप स्टेट है, ख़ास तौर पे पासदाराना इंकलाब, उनका ऑपरेशन है। क्योंकि आपको पता ही है कि ऑपरेशन से 2 घंटे पहले तो उनके वज़ीर ख़ारजा ईरान के बड़े खुशगवार माहौल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे थे डावोस में।
तो हम लग रहे थे कि ईरान की तरफ से कोई नदामत का इजहार होगा, कोई माफ़ीनामा होगा, कोई माजरत होगी, और बल्कि उसके बरक्स उनके वज़ीर दिफा का जो बयान देखा मैंने शाम को, मुझे दुख भी हुआ और तकलीफ़ भी हुई कि उन्होंने कहा कि जी ये तो हमने स्ट्राइक किया है, दिस इज़ अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ ईरान एंड हम करते रहेंगे जब तक हमारी सिक्योरिटी का इशू हो। भाई आपकी सिक्योरिटी है तो हमारी तो सॉवरेनिटी है, आपने वायलेट की है। तो उसके बाद फिर गुंजाइश नहीं थी, जब उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी माजरत नहीं की, वज़ीर दिफा ने नहीं की और कोई निदामत का नहीं हुआ, तो फिर वो एक रेड लाइन जो क्रॉस हुई है वो जानबूझ के क्रॉस हुई है। तो उसका जवाब देना जो हमने दिया मर्ग बर सर मचार का, वो बिल्कुल सही था, बर वक्त था और फोकस था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने बड़ा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, जिसकी पहली मिसाल 5 साल पहले थी पुलवामा के वाक़या के बाद, जब हिंदुस्तान ने हमला किया था बालाकोट पर, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया था। तो उस वक़्त भी पाकिस्तान ने बर वक्त जवाब दिया, 2 जहाज़ गिराए और उनका पायलट कैप्चर किया। तो हमने ये कह दिया ये रेड लाइन है और कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे हिंदुस्तान हो या ईरान हो या और कोई मुल्क हो। और एक ब्रॉडर मैसेज भी हमने दे दिया कि आइंदा के लिए ये प्रेसिडेंट ना समझें, क्योंकि अगर कोई करेगा तो उसको हम टिका के फौरी तौर पर जवाब देंगे। मुशाहिद हुसैन सईद साहब, एक थॉट ये भी मौजूद है कि बहुत सी ये चीज़ें जो है अंडर डिस्कशन रही कि एक ऐसे वक्त में 16 जनवरी को ये अटैक हुआ, उससे चंद रोज़ कबल या उन्हीं दिनों में जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी तेहरान में मौजूदगी थी। चूँकि पाकिस्तान ने काफ़ी, जैसे कहते हैं, आलमी दबाव को लेते हुए हमने ये देखा कि अपनी अप्रोच को बदलने की कोशिश की। रीजनल ममालिक बिलखुसूस अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जो भी तलखियाँ थोड़ी बहुत थीं उन्हें कम करने की कोशिश की। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान को ये सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं था? देखिए जी, जो ईरान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला किया है वो एक अजीब सी बात थी कि वो एक हैट्रिक थे हमले के। इराक, सीरिया, पाकिस्तान 24 घंटे के दौरान ये के बाद दीगरे। और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा ज़रूर हुआ, लेकिन बुनियादी बात तो है कि ईरान के जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उसकी नौयत देखें। ईरान के साथ हमने कभी उनके मफादात के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया हर दौर में। और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, वो तो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो बनाई थी वो तो सबसे पहले भाग गए थे अमेरिकी दबाव में। हम तो नहीं भागे, हम कायम रहे उस पर, मुआहदे पर भी, और हमने हर फोरम पर ईरान का दिफा किया। मुशाहिद हुसैन साहब, जो इस वक्त की सूरत हाल बनती है उसमें जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ईरान के साथ मामलात को ठीक करने की बात हो रही है, आपके ख़्याल में जो भी गुज़िश्ता 16 जनवरी से 17 और 18 जनवरी तक का जो मामला था, इत्तलात ये हैं कि उसमें जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ासकर टर्की, रशिया और चीन, उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान अपना रिस्पॉन्स ना दे। और मेरा ख्याल है, जो मेरी मालूमात है, कि उसमें ये पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर ईरान पब्लिकली अपॉलॉजी करता है तो फिर उसके बाद जवाब ना देने का फ़ैसला किया जाएगा, जिसके 24 घंटे तक जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई की। देखिए जी, मैं तफसीलात तो मालूम नहीं, लेकिन ये है मेरे ख्याल में 5 ममालिक हैं जो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, जो अहम हैं दोनों पाकिस्तान और ईरान के लिए, जिनकी बात सुनी जाएगी तेहरान में भी, इस्लामाबाद में भी। चीन, रूस, तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया। और इन सारों 5 के अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी काफ़ी हद तक। तो तफसीलात तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो भी दोस्त हैं हमारे इस खत्ते में, उनकी यही ख्वाहिश थी कि ये मामलात हल हो जाएं और मामलात ख़राब ना हो। और ठीक है, हमने जवाब दिया, लेकिन उसके नतीजे में मामलात नहीं बिगड़े और ईरान को भी पैगाम मिल गया और सूरत हाल भी स्टेबलाइज होगी। तो जो हुआ वो अच्छी तरीके से हो गया। और आपने देखा कि ईरान की हिमाकत की वजह से 2 जो उनके हमसाए हैं, एक इराक और एक पाकिस्तान, दोनों में ईरान के बारे में फिर एक गलत राय पैदा हुई, गलत फहमी भी पैदा हुई, धचका भी लगा ताल्लुकात का। अब मैं पढ़ रहा था कि इराक की जो वज़ीर आज़म है वो आजकल डावोस में हैं, ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के लिए। उनको मिले हैं प्रेसिडेंट बाइडन के कौमी सलामती के मशीर जेक सालिवन, और उन्होंने फ़ौरन दावत दे दी है प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से कि आप वज़ीर आज़म इराक सुदानी साहब वो तशरीफ़ लाएं और वाइट हाउस का दौरा करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को फिर आपने
और गोद में इराक को वापस भेज दिया ईरान की हिमाकत की वजह से। और मुसलमानों दुनिया में दरार भी पैदा हुई और तवज्जो भी हटी गज़ा के मसले से। तो ये ईरान की क़यादत जिन्होंने भी करवाया है, नालायकी की है, गलत काम किया है, अब उनको समझ आ जाएगी उसके असरात बड़े मनफी हुए हैं। सही। मुशाहिद हुसैन साहब, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें एक चीज़ ये भी बड़ी अहम है, पाकिस्तान का हमेशा से ये एक मौक़िफ़ रहा और ईरान को मुख्तलिफ वक्तों में ये इस मौक़िफ़ से आगाही भी दी गई। कुलभूषण की गिरफ़्तारी से लेके उसके बाद भी हमने ये देखा कि ईरान की जो सरजमीन बलूचिस्तान में ख़ासकर कोस्टल हाईवे पर अटैक्स में इस्तेमाल हुई और पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर हमेशा इस मामले को रजिस्टर कराया, लेकिन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स द अपॉर्चुनिटी। तो इस क्राइसिस ने पाकिस्तान को एक मौका दिया कि उस बात को इस्टेब्लिश करे, और इस बात की तस्दीक ईरानी अथॉरिटीज़ ने खुद की कि जिन जिन अहदाफ को पाकिस्तान ने निशाना बनाया वहाँ मारे जाने वाले अफराद गैर ईरानी शहरी हैं। तो ये इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि ईरान के इलाके में कुछ कैंप्स मौजूद हैं। जी बिल्कुल, और ये भी साबित करता है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको पूरी मालूमात हैं कि कहाँ कैंप है, कौन चला रहा है, कौन तंजीम, और उनके मेंबरान और दहशतगर्द कौन है, उनका प्रोफाइल भी है। तो इसलिए जो टारगेट हुआ प्रोफेशनली ठीक तरीके से हुआ, और मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म को, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इम्तिहान था, ख़ास तौर पे नए आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके लिए कि किस तरह वो हैंडल करें। तो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने बड़े कामली, कूली, बड़े इत्मीनान के साथ और फोकस तरीके से हैंडल किया। तो ये बिल्कुल बात साबित होगी। तो मेरे ख्याल में जो अब डायलॉग शुरू होगा, ताल्लुकात मामूल पर आएंगे, तो ये बात आगे बढ़ेगी कि, और ये हम चाहेंगे कि इस इशू को जड़ से उखाड़ लें। ये ना भूलें शाहिद साहब कि 2008 में अब्दुल हमीद रिगी था जो जुंदुल्लाह का हेड था, और उसके साथ 13 साथी थे जो पाकिस्तान में मुकीम थे। पीपल्स पार्टी का दौर था, तो हमने सारे लोगों को ईरान के हवाले किया, जिन्होंने मुकदमे के बाद उनको फांसी भी दे दी। तो हमारी तो यही कोशिश है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ना ख़राब हो, और ये पॉलिसी सिर्फ मौजूदा हुकूमत की नहीं, हर दौर में हर हुकूमत और पाकिस्तान की हो, चाहे सिविल या मिलिट्री, उनके यही फोकस रहा है कि ईरान हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोस्त है, बरादर इस्लामी मुल्क है, जिसके साथ हमारे बड़े पुराने तहजीबी, सकाफती और तारीख़ी ताल्लुकात हैं, वो ख़राब ना हो। आपके ख्याल में ऐसे क्या CBMs लेने की ज़रूरत होगी सिफारती ताल्लुकात बहाल करते ही, ताकि वो जो एक दरार पड़ी है वो नज़र ना आए या ख़त्म हो सके? एक तो हम ईरानी भाइयों से भी कहेंगे कि ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है ईरानी मीडिया में, उसका ख़ात्मा होना चाहिए, एक नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक सीरियस डायलॉग होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस इदारे उनसे ये बात करें, इस किस्म की लिस्ट वगैरह एक्सचेंज करें कि कहाँ ठिकाने हैं दहशतगर्दों का ख़ात्मा हो। और तीसरा एक क्राइसिस मैकेनिज़्म होना चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज़्म मैं कहूँगा, कि अगर कोई ऐसी इत्तला मिलती है ईरान को कि पाकिस्तान के सरज़मीन में उनको कोई ख़तरा है या ख़दशा है कि कोई ऐसे अनासर हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं या दहशतगर्दी का मंसूबा बन रहा है, तो फौरी तौर पर एक हॉटलाइन हो जाए, जैसे हमारी इंडिया के साथ है DGMOs की, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की। इसमें मैं कहूँगा वो हॉटलाइन इंटेलिजेंस वालों की होनी चाहिए, ISI हमारी तरफ से, उनका जो वजारत इत्तलात है, जो कहते हैं इंटेलिजेंस का नेटवर्क ईरान का, और वो फौरी तौर पर बताएं कि ठक 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 ये होने वाला है, ताकि वो एक फायर ब्रिगेड का रोल अदा करें कि आग को फ़ौरन बुझाएं, बस ये नहीं कि आग भड़क जाए, मसला पैदा हो जाए जैसे ईरान ने किया, मिसाइल मार दिए जाए तो उसके बाद फिर हमने जवाब दिया तो उसके बाद मामलात मामूल पर लाएं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुशाहिद साहब, चूँकि आप सारी सूरत हाल को, ख़ित्ते को भी देखते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ टेंशन्स थी, आपके ख़्याल में वो कुछ हद तक कम हुई हैं या कम होने जा रही हैं आने वाले दिनों में, और उसमें चीन कितना मददगार हो सकता है इस सारी सूरत हाल में? अफ़गानिस्तान के साथ भी जो बुनियादी को तनाज़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर, जैसे ईरान की हमने बात की, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट जो पिछले साल थी, माजी में हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी कि दहशत गर्दी का कैसे हल करना, लेकिन अब कुछ तब्दील आई है पॉलिसी में,
तो उसमें हमने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस, ना उनसे मुज़ाकरात होंगे ना हमसे कोई एग्रीमेंट होगा। तो वो भी मेरा ख्याल में मसला जो है मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए, हमें सफारतकारी के ज़रिए हल करना चाहिए, और एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए जो लगता है कि इस वक्त शायद हाई लेवल का नहीं है, वो रिस्टोर करने की ज़रूरत है, बहाल करने की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के साथ भी। तो क्योंकि हमारे यहाँ 4 हमसाए हैं पाकिस्तान के, तो हिंदुस्तान के साथ तो मसला और है एक किस्म का, उन्होंने एक एक्सिस्टेंशियल मसला बना दिया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ईरान और अफ़गानिस्तान ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और खुशगवार भी हो सकते हैं और होने चाहिए, और उसमें हमें कोशिश करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रीजनल रीसेट की ज़रूरत है हमारी खारजा पॉलिसी में, ताकि तवज्जो हो इस खत्ते के ऊपर, हमसायों पर। चीन तो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा है, और चीन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान के साथ नहीं सिर्फ, बल्कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी। चीन इस वक्त अफ़गानिस्तान का सबसे करीबी इंटरनेशनल पार्टनर है, और ईरान के साथ भी मेजर इंटरनेशनल पार्टनर है रूस के साथ मिलके। तो चीन का हमारा बेहतरीन दोस्त भी है, तो हमारे पास एक मौका है कि चीन के खिदमात को बरोए कार लाएँ और ये मामलात सेटल करें अपने हमसायों के साथ, बिलखसूस अफ़गानिस्तान और ईरान। मुशाहिद साहब, जो 16 जनवरी को सिचुएशन डेवलप हुई, उसके बाद आपके भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे आई और कुछ चहमगोइयाँ भी मौजूद थीं कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है तो 8 फरवरी के इंतखाबात जो है वो कहीं अल्तवा का शिकार हो सकते हैं। तो अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद देयर इज़ क्लैरिटी आपको नज़र आती है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, या अब भी कोई एम्बिग्विटी है? वो हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज होती हैं, और आधी कंस्पिरेसी थियरीज पे सही साबित होती हैं, और र्यूमर्स भी फैलते हैं। तो ख्याल था कोई न कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई बड़ी कैजुअल्टी ना हो जाए। तो हादसा तो हुआ, और कैजुअल्टी बलोच दहशतगर्द के कैंप हुए, इलेक्शन नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह ताला का कि इलेक्शन ऑन ट्रैक है, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। सही, 8 फरवरी को इंतखाबात के नतीजे में मुशाहिद हुसैन सैयद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं? डिपेंड करता है किस किस्म के इलेक्शन होते हैं। अगर तो इलेक्शन होते हैं 2018 वाले मॉडल के, जिसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, और जिसमें RTS जो था, रैपिड ट्रांसमिशन सिस्टम, इलेक्शन कमीशन का, वो रात को 11:47 में बंद हो गया था, तो उसमें इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए। तो उस किस्म का इलेक्शन फिर हुआ तो फिर मुतनाज़ा होंगे जैसे 2018 के इलेक्शन है। तो कोशिश हमारी को होनी चाहिए कि कम से कम 8 फरवरी को एक साफ सुथरा इलेक्शन हो, ताकि उसमें उस तरह मुतनाज़ा ना हो जो माजी में हुए, पिछले इलेक्शन हुए। अच्छा, आपके ख्याल में मुशाहिद, अगर मुतनाज़ा हुए तो फिर अदम इस्तेहकाम कायम रहेगा। सही, और अदम इस्तेहकाम आप कह रहे हैं अगर कायम रहेगा, अगर मुतनाज़ा हुए, ये आपकी रीडिंग है। मुशाहिद साहब, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन को क्या चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए जिसके नतीजे में एक ऐसा इलेक्शन का इनकाद हो जिसे तमाम स्टेक होल्डर्स कबूल करें? माजी में हमने देखा है कि जो भी सियासी जमात इलेक्शन हारती है वो उसे कभी भी कबूल नहीं करती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या कोई और। अब तो हार जीत का इशू ख़त्म हो गया ना इस इलेक्शन में। जो मेन पार्टी थी वो तो एज अ पार्टी कंटेस्ट नहीं कर रही, उनके बंदे कंटेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ इलेक्शन सिंबल में। तो अब वो किसी पार्टी की तरफ से वो हार जीत का इशू नहीं है। लेकिन जो भी लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, वो होनी चाहिए। हर एक का हक है, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, PTI का, कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, वोटर के सामने अपना केस पेश करें, और जो वोटर है वो आज़ादाना तरीके से अपना वोट बैलेट कास्ट करे, जिसको वोट देना है। कि बैलेट का जो तकद्दस है वो कायम होना चाहिए 8 फरवरी को। और ये पहले ना फैसला हो जाए कि 8 फरवरी से पहले ही रिजल्ट अगर मालूम हो गया तो फिर वो इलेक्शन में वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। अच्छा, एक चीज़ जो मुशाहिद साहब बहुत अहमियत की हामिल है, 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंतखाबात के इनकाद में आपको कोई हंग पार्लियामेंट नज़र आती है, या आपको कोई सिंगल मेजॉरिटी या 2/3 अक्सरियत? आपकी पॉलिटिकल रीडिंग्स होती हैं, तो आपको 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में क्या रीडिंग्स नज़र आ रही हैं? मुझे लगता है कि कोई
सिंपल मेजॉरिटी हो सकती है, लेकिन जो उसका नतीजा होगा एक वीक कोalition गवर्नमेंट होगी, कमज़ोर कोalition मखलूत हुकूमत जिसमें सब पार्टीज शामिल होंगी। और ये क्योंकि सिस्टम पाकिस्तान का तब्दील हो चुका है, हाइब्रिड प्लस सिस्टम बन चुका है, तो इस हाइब्रिड प्लस सिस्टम में मिल के काम करना होगा। और उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मुझे किसी की पार्टी की नज़र नहीं आ रही है अभी। तो मुशाहिद साहब, आपके ख्याल में इस असेंबली का जो आप नक्शा खींच रहे हैं मेरे सामने, उसमें तो नेशनल गवर्नमेंट लगती है, तो फिर अपोजिशन लीडर के लिए राजा रियाज तो अब नून लीग चले गए, क्या ऑप्शंस लगते हैं आपको? मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था तो शाह ईरान की हुकूमत थी ईरान में, उन्होंने कहा कि एक रूलिंग पार्टी थी, उससे कहते थे रास्ता खेज पार्टी, तो उन्होंने कहा कि एक और पार्टी भी क्रिएट करें कि सिर्फ सरकारी पार्टी रूलिंग पार्टी है, कोई सरकारी ऑपोजिशन भी होनी चाहिए। जैसे बरतानिया में एक ज़माने में कहते थे ऑपोजिशन को हर मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन, तो उन्होंने पार्टी क्रिएट कर ली। तो किसी ने पूछा ईरान के सफ़ीर से कि जनाब ये फ़र्क क्या है दोनों पार्टीज़ में, सरकारी पार्टी? उन्होंने कहा एक पार्टी है जो कहती है यस सर, और एक पार्टी है जो कहती है यस, तो लेकिन दोनों यस कहती हैं। तो ये फ़र्क तो होगा, एक यस सर कहने वाले होंगे जो हुकूमत में होंगे, दूसरे जो ऑपोजिशन में होंगे वो यस कहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। मुशाहिद साहब, एक और सवाल, चूंकि पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी एक इंतखाबात की सिचुएशन है और ख़ित्ते में दोनों ममालिक बहुत अहमियत के आमिल है, और हमने माजी में देखा है कि जब कभी भी हिंदुस्तान में इंतखाबात होते हैं तो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएट होती है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है। तो कोई ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं, या फिर आप ये भी देख रहे हैं कि इन इंतखाबात के नतीजे में ख़ित्ते में भी कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी, जैसे कि आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखिए जी, हिंदुस्तान को मेरा नहीं ख्याल अब इवेंट करने की ज़रूरत है। जो इवेंट उन्होंने जो माजी में किया था, जैसे पुलवामा को इस्तेमाल किया था, या वाजपेयी साहब ने कारगिल को इस्तेमाल किया था इलेक्शन जीतने के लिए, अब बीजेपी को उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अयोध्या में, और बाबरी मस्जिद तबाह करने के बाद जो 1992 में तबाह हुई थी, तो अब जो राम मंदिर है उसका जो इफ्तिताह कर रहे हैं, उसमें एक एयरपोर्ट भी बना रहे हैं और उसको बड़ा कर रहे हैं। तो जो उनका बेस है हिंदुत्व का, जो बहुत तासुब की बुनियाद पर मुतासब सोच वाले जो लोग हैं, मुसलमान दुश्मन, वो और मजबूत होगा और उसमें उनकी मकबूलियत और बढ़ेगी। तो मोदी को अब बनाने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़। ठीक, मुशाहिद साहब, मैं ये समझता हूँ मुशाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन के बाद वो कोई इनिशिएटिव लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ होंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली और नजमुद्दीन शेख साबिक सिफारतकार हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और आपके सामने जो सूरत-ए-हाल रखेंगे 16 जनवरी की सूरत-ए-हाल के बाद पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप का रिस्पांस था, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठी डॉक्टर महारंग बलोच का जो रिस्पांस था। कहा जाता है कि हर बहरान अपने साथ मौके लेके आता है। रियासत पाकिस्तान की जानिब से हमेशा दो चीज़ों पर बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, चाहे वो माजी में बलूचिस्तान की हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो। ख़ासकर लापता अफराद के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ ये रहा है कि बहुत से लापता अफराद मुख्तलिफ, जिसे कहते हैं वो पड़ोसी ममालिक में, चाहे वो ईरान हो या अफगानिस्तान, वहाँ पर जो कैंप्स कायम हैं उनमें मौजूद हैं। इसकी कभी भी तौसीक या तस्दीक नहीं हो सकी है, नंबर एक नुक्ता। दूसरा सबसे अहम नुक्ता जो है वो ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने का जो मौक़िफ़ था, जैसे पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर हमेशा उठाया और इस मामले पर हमेशा ईरान से बात की। ताहम ईरान की जानिब से एक स्टेट ऑफ डिनाइल की सिचुएशन थी, लेकिन जो रिस्पॉन्स 16 जनवरी की सूरत-ए-हाल के बाद पाकिस्तान ने दिया, उसमें दो बातों की तौसीक हुई। एक की तौसीक डॉक्टर महारंग ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर की, और दूसरे की तौसीक जो ईरानी सिस्तान के गवर्नर हैं उन्होंने ये बताया कि जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की
उसके नतीजे में जो अफराद निशाना बने वो गैर ईरानी थे। तो वो गैर ईरानी कौन थे, ये सवालिया निशान अपनी जगह पर बरकरार है। पाकिस्तान ने जिस अंदाज से जवाब दिया उसके मुतालिक, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पैनल पर जो लोग मौजूद हैं, नजमुद्दीन शेख साहब हैं, साबिक सिफारतकार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हैं, डॉक्टर कमर चीमा माहिर हैं आलमी उमूर के। नजमुद्दीन शेख साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। शेख साहब, 16 जनवरी को जो भी सिचुएशन ईरान की जानिब से डेवलप की गई, पाकिस्तान ने उसका जो भी जवाब इब्तदा में सिफारती अंदाज में दिया और फिर दूसरी सूरत में जो दिफाई अंदाज में दिया, उसे आप कैसे देखते हैं? वो बिल्कुल ठीक था, वो करना ही था। पाकिस्तान में ये बर्दाश्त का मादा नहीं हो सकता था कि एक हमला हो ईरान की तरफ से और उसका जवाब न दिया जाए। हमने जवाब दिया, और जैसे आपने जो स्पोक्सपर्सन का बताया कि प्रोपोर्शनेट जवाब था और प्रोपोर्शनेट अग्रेशन हमने की, तो ये कोई चीज़ नहीं थी। अब जो सवाल है जो देखना है वो ईरान ने ये क्यों हमला किया और किस खित्ते ने ईरान में हमला किया। आपको ये अंदाज़ा है कि IRGC ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और हुकूमत ईरान दो अलहदा एंटिटीज़ हैं। IRGC का बहुत असर है, लेकिन IRGC हुकूमत नहीं है। अब हुआ ये है, मेरी नज़र में हुआ ये है कि IRGC ने ये हमला किया और पूरी तरह से उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी। मुझे यकीन है कि नजमुद्दीन शेख साहब जो एक अहम नुक्ता आपसे पूछना चाहूँगा, जो इस वक्त की सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान ने इब्तदा में जो सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का फैसला किया, आपको लगता है बैसियत एम्बेसडर आप चूंकि रह चुके हैं, इसका ईरान को एक वाजे लाउड एंड क्लियर मैसेज गया, जिसके बाद ईरान ने जिसे कहते हैं वो तगोदौ शुरू की और राब्ते शुरू किए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि मैं समझता हूँ कि अंदरूनी सूरत हाल जो है ईरान में, कि IRGC ने जो किया वो मुझे लगता है कि इमाम खमेनी ने अब उन पे जोर डाला होगा कि सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए। और इसकी वजह से जो आपने उनके वजारत खारजा की स्टेटमेंट्स आई हैं उससे, और जो उन्होंने अपने प्रेस में डिलीशंस किए हैं, उससे वाज़ेह है कि वो भी नहीं चाहते कि ये ये मामला जो है, तनाव जो है ये बढ़े। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे तरफ से भी हमने जो स्टेटमेंट दी वो यही दी थी। बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, आपको शरीके गुफ्तगू करूंगा। जो दो चीज़ें मैंने मेंशन की इब्तदाइये में कि पाकिस्तान को दो चीज़ों पे इस बहरान में या इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी मिली। एक डॉक्टर मारंग का जो नैरेटिव था इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, हमने वो सुना, और दूसरा ईरानी सरजमीन पर जो कैंप्स कायम हैं। इन दो चीज़ों को पाकिस्तान इस बहरान में इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुआ। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, every opportunity in a crisis has to be capitalized upon, और only a poetic justice के एक strikes from across the border had to expose कि actual ये क्या whatever is unraveling in Balochistan. Unfortunately, बलोचिस्तान में ये जो ethnic particularism जिसको कहते हैं, ये अलहदगी पसंद की ये जो शोरश बपा है, ये एक एक्सटर्नली फंडेड भी है, एक्सटर्नली सपोर्टेड भी है, और फॉरेन सैंक्चुरीज बेस्ड भी है। इसकी BLA और BLF की जो सैंक्चुरीज हैं ये अफगानिस्तान में भी हैं और ईरान में भी है। ईरान में ये आज का सिलसिला नहीं है, ये बहुत पुराना सिलसिला जारी है। और अगर हम देखें तो हमने आई थिंक वी हैव गॉन अस मोर देन हाफ वे टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। और पाकिस्तान ने न सिर्फ अब्दुल मालिक रेगी जो कि हिजबुल्लाह का एक था उसको पकड़ने में मदद की, बल्कि उसके बाद जो एक जैशुल अदल 2012 में बनी, तो उसके जो आखिरी जो पैरोकार थे ईरानी साहब 2020 में, उनको एलिमिनेट करने में ये पाकिस्तान ने वो उनको मदद की। और ये सब करने के अलावा ऐसे एलिमेंट्स थे जो इंडिकेट हुए और हमने उनको पकड़ के दिए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया और इसको हमारी वीकनेस पे महमूल किया गया।
क्योंकि वहां पे कुलभूषण यादव का वाकया आपको याद होगा। उसके बाद BLF और BLA के जो कैंप बनना, रॉ की उनकी मुआवनत करना, तो एक पूरा उधर एक इकोसिस्टम ऑफ इंसर्जेंसी सपोर्ट बना हुआ है, जिससे ये BLF और BLA फायदा उठाते हैं। दे गो टू अ सिक्योर सैंक्चुरी, दे लॉन्च द अटैक्स, और फिर उसको एक एपिस्टेमिक नैरेटिव बना के एक कैंपेन स्टेट के खिलाफ करते हैं। ये मारंग बलोच और ये बाकी जो उनके पैरोकार, मारंग बलोच के वालिद साहब अब्दुल गफ्फार मांगो, ही वाज अ BLA एफिलिएटेड मिलिटेंट, जिसकी स्टेट के साथ लड़ते हुए डेथ हुई थी। और ये उनकी बेटी है जिसको स्टेट ने लुक आफ्टर भी किया, सरकार के खर्चे पे इन्होंने अपनी तालीम भी हासिल की और उसके बाद ये जॉब भी करते रहे। अब ये किन के कहने पे ये क्या नैरेटिव लेके आगे बढ़ रही हैं मिसिंग पर्सन्स का, तो जो नैरेटिव है जो इन्होंने बनाया हुआ था उसका इन्होंने खुद ही वो एक्सपोज किया है, जब उन्होंने कहा कि जी उस में जो मारे गए हैं इन अटैक्स में लोग, उनमें यहाँ लवाकिन में वो लोग शामिल हैं उनके जो धरने में बैठे। तो दिस इज ये हमारी आंखें खोलने के लिए ये चीज काफी है, और ये इंडिकेट करती है कि वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द जेन्युइन ग्रीवेंसेस, उनको एसुएज करें। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट के लिए करें, बट ये ब्रिगेडियर साहब 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, डॉक्टर कमर चीमा को शरीक गुफ्तगू करूंगा। डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर राशिद वली को भी आपने सुना और जो इब्तिदा में मैंने गुफ्तगू की और चीज़ें आपके सामने रखी, आप उन्हें कैसे देखते हैं इस सारे सिनारियों में? जैसे कि राशिद वली साहब भी कह रहे थे कि हर बहरान जो है वो कोई आपके लिए मौका लेकर आता है, और ये बहरान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया, जिसमें 2 बहुत अहम नुकात पे पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ लिया था उस पर तस्दीक हुई। देखिए जी, इसमें इसको 2-3 एंगल से देखा जा सकता है। एक एंगल तो ये है कि पाकिस्तान ने जो टारगेटेड स्ट्राइक की उसमें हमारी प्रोफेशनलिज्म कितनी ज़्यादा थी, हमारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन बेस्ड जो स्ट्राइक्स थी बिल्कुल टारगेट पे हमें पहुंचे, और जिसकी गवाही जो है वो इरानियंस ने भी दी कि पाकिस्तान ने जो टारगेट किया है वो सिर्फ दहशतगर्दों को किया है। एक तो इसमें ये चीज़ है। दूसरा इसमें फैक्टर ये समझने का है कि जो बहुत सारे पाकिस्तान में हल्के ये समझते हैं कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो मार्च के लोग बैठे हुए हैं, जो बलोच यकजहती मार्च है, वो खुद ही मान गए हैं कि वो जो लोग ईरान में मारे गए हैं, जो दहशतगर्द मारे गए हैं, उनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हैं। तो फिर ऐसे इसको इस तरह कहा जाए कि कुछ जो ग्रुप्स हैं वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, पहाड़ों पे हैं, और उनकी फैमिलीज या उनके ताल्लुक वालों को इस्लामाबाद भेजा गया है, खवातीन और बच्चों की डाल बना के, ताकि एक सॉफ्ट इमेज भी बनाया जाए कि जी स्टेट बड़ा जुल्म कर रही है। लेकिन इन रियलिटी वो खुद मान रहे हैं कि हमारे लोग ही ईरान में मारे गए हैं और हम ही यहाँ बैठे हैं और उनके लवाहिकीन ही यहाँ पे हैं। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तो खराब हुए, लेकिन आप ये देखें कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा दोनों मुल्कों के। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने 2 दफा इंगेज किया पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से, और अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सुनने में आया कि इस हवाले से बात कर रही है कि अभी फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर कर दिया जाए, जिसकी वजह से भारत और बहुत सारे और मुल्क शायद समझ रहे होंगे हालात जो हैं वो इतने ज्यादा खराब हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ भी मामलात खराब हैं, इंडिया के साथ भी खराब है, तो शायद पता नहीं बात कहाँ जा रही है। मैं समझता हूँ कि ईरान ने बड़ी समझदारी की है, पाकिस्तान ने अपनी डिटेरेंस भी रिस्टोर कर ली है, अपनी इंटरनेशनल अपने अवाम की जो रिस्पेक्ट को भी रिस्टोर किया है, और साथ ही ईरान इस चीज को भी तैयार है कि हम ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। यहाँ कमर चीमा साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा और दोबारा नजमुद्दीन शेख साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। नजमुद्दीन शेख साहब, जो सबसे अहम नुक्ता इस वक्त उठाया कमर चीमा साहब ने, वो ये था कि पाकिस्तान ने अपनी डिटरेंस भी शो की और पाकिस्तान ने सिचुएशन पे जो बेहतर रिस्पॉन्स था वो दिया। एक चीज़ जो सबसे अहम होगी, अब जबकि सिफारती ताल्लुकात बहाल होंगे, तो आपकी नज़र में पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस बेहतर हों ईरान के साथ? क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान ने अपने बेहतर ताल्लुकात रखने हैं और रखना चाहता है, ये तवील ख्वाहिश है पाकिस्तान की, सिविलियन और अस्करी हुक्काम दोनों की। देखिए, मेरी नज़र में अभी भी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। अब IRGC के बजाय
फॉरेन मिनिस्ट्रीज दोनों ममालिक की और इतलात जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान से बातचीत वहाँ पे हो रही है। मुझे यकीन है कि वो बातचीत हो रही है, मामले को डी एस्केलेट करना है। और मैं समझता हूँ कि इमाम खमैनी ने यही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। चूँकि पाकिस्तान के साथ तो उस किस्म की चीज़ कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि उन्होंने इराक में किया या सीरिया में किया या कुर्दिस्तान में किया। ये चीज़ें और हैं और पाकिस्तान के साथ करना और चीज़ है। और ये मैं समझता हूँ अब बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान अभी अपनी टेरिटरी की पूरी तरह से दिफा करेगा और प्रोपोर्शनेट रिस्पांस करेगा। बिल्कुल तो ठीक हो गया। मुझे यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए नजमुद्दीन, अगले 5-6 दिन में क्या आप कुछ कह रहे थे, ऐड कर रहे थे? या मैं कह रहा था कि अगले 5-6 दिन में आपको नजर आएगा कि सफ़ीर वापस आएंगे। आपने देखा कि हमने स्टेटमेंट में कहा कि फॉर द टाइम बीइंग उनकी तरफ से भी इसी किस्म की स्टेटमेंट है कि साहब एम्बेसडर हमने आप क्या फौरी तौर पे वज़राए खारजा की कोई मुलाकात देखते हैं? वो मुलाकात तो हो सकता है कि हो, लेकिन उसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि सफ़ीर वापस जाएंगे और जो नॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो रेस्टोर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे रोकूंगा, 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगा नजमुद्दीन शेख साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, आपको शरीक गुफ्तगू करूंगा। आपके ख्याल में जो भी सिफारती ताल्लुकात बहाल होते हैं उसके बाद फौरी तौर पे क्या वज़राए खारजा या वज़राए दिफा लेवल की या जो अस्करी हुकाम के लेवल्स की कोई मीटिंग्स फौरी तौर पे आपको लगती हैं कि फ्रूटफुल होंगी इस सारी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए और मुस्तकबिल के लाएअमल को तय करने के लिए? जी डेफिनेटली फ्रूटफुल होंगी और वो होनी भी चाहिए। और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारा इतनी जल्दी ये राब्ता टूट गया है। देयर वाज अ ग्रेट बॉनहोमी बिटवीन द टू कंट्रीज। जो इनके सफीर साहब हैं जिनको उधर तेहरान में रोक लिया गया है, बड़े मुतहर्रिक थे। थिंक टैंक लैंडस्केप पे वो काफी उनकी प्रेजेंस थी। वो पीपल्स टू पीपल कल्चरल ताल्लुकात को फरोग देना चाह रहे थे। और ये दिस इंसिडेंट शुड बाय नो मींस एक्ट इट शोज प्रॉपर। बट हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि देयर इज अ नोशन ऑफ पॉजिटिव पीस एंड अ नेगेटिव पीस। तो नेगेटिव पीस ये होता है कि एब्सेंस ऑफ वॉर, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पॉजिटिव पीस ये होता है कि एब्सेंस ऑफ द कॉजेस दैट लीड टू इट। हमें अब ये भी देखना है कि वो जो रवाबित बहाल होते हैं उसके बाद हम हाईलाइट करें कि वो कॉजेज हैं विच माइट लीड टू सिचुएशन इन फ्यूचर, और वो हमें पॉइंट आउट करना चाहिए जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं। और दोनों ममालिक को अपने अपने खदशात को मिल बैठ के करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर ये इस तरह के इंसिडेंट्स और ये जो मिसट्रस्ट है दैट माइट लीड टू अ सिमिलर इंसिडेंट इन फ्यूचर एज वेल। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सेक्रेटरी खारजा के लेवल पे भी इस वक्त बातचीत जारी है और हमने देखा कि आज शाम में भी जो निगरान वजीर खारजा हैं पाकिस्तान के और वजीर खारजा जो हैं ईरान के, उनके दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को आइंदा चंद दिनों में आप मैच्योर होते हुए देखते हैं और किसी मुलाकात के नतीजे में, जैसे राशिद वली साहब ने मैंशन किया कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, मुस्तकबिल के लिए एक लाएमल बनाने की दोनों मुल्कों को ज़रूरत है। देखिए जी, पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो कोई एबनॉर्मल ताल्लुकात नहीं है, बड़े नॉर्मल किस्म के ताल्लुकात हैं। और यही वजह है कि इतनी जल्दी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं। और मुझे इस चीज़ में कोई हैरानगी नहीं होगी कि अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात जो है वो बहुत जल्द हो जाए और कुछ ही अरसे बाद शायद सिक्योरिटी लीडरशिप की मुलाकातें भी हो जाएं। मुझे किसी किस्म की कोई इसमें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज़्यादा हैं, ताल्लुकात हैं, हमारी मीडिया लेवल पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, पार्लियामेंट्री लेवल पे है। जैसे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि ईरानी जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस्लामाबाद में बड़े एक्टिव हैं, थिंक टैंक लैंडस्केप में काफ़ी आते जाते हैं। सो उनको पता है कि ईरान की, आपको पता है कि अवाम के अंदर भी
बड़ी ईरान को पसंद किया जाता है, लेकिन इस अटैक की वजह से लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ईरान ने ऐसे क्यों किया। और जाहिर बात है हर कोई यही कह रहा था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करे। सो वो ज़रूरत भी थी और हर चीज़ वो जो पाकिस्तान ने किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे में सफारती लेवल पे राब्ते भी होंगे, हाईएस्ट मुलाकातें भी होंगी और इस मसले को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी। और कमर चीमा साहब, आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन भी डेवलप हुई उस सिचुएशन में पाकिस्तान ने जिस तरीके से चीज़ को हैंडल किया, ईरान को भी इब्तदा में ही रियलाइजेशन हो गई, जिसके बाद उन्होंने भी एफर्ट्स की कि मामले को डी एस्केलेट किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ ईरान के अंदर दो धड़े थे। एक वो जिसने ये एक्शन किया, जो हॉक्स वहाँ मौजूद थे, जो उनकी डीप स्टेट के अंदर मौजूद थे, जो उनके शायद उलमा के अंदर भी जारी बात है मौजूद हैं। वो एक और डायरेक्शन पे चल रहे थे और पॉलिटिशियन जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन पे थे। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस के पास और डिप्लोमेट्स के पास जो स्पेस है मैनूवर करने की ईरान के अंदर बड़ी कम है और वो वहाँ पे डोमिनेट जो करती है वो डीप स्टेट विद द सपोर्ट ऑफ द उलमा करती है। सो पॉलिटिशियंस को पता है उन्होंने जाके बात करनी है। कमर चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और आपने बताया कि ये केस बहुत अहमियत का हामिल है FATF के हुक्काम के लिए। पाकिस्तान को FATF के जिसे कहते हैं उससे गुजारा गया और पाकिस्तान सक्सेसफुली उससे गुजरा। हिंदुस्तान को अब इससे गुजरना देखना ये कि आलमी दुनिया हिंदुस्तान की ट्रीटमेंट FATF के हवाले से कैसी करती है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।